नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और प्राइम न्यूज इस समय उन कोरोना वॉरियर्स के साथ जुड़ रहा है और बातचीत कर रहा है जिनकी कोरोना से जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इन्हीं सब भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्राइम न्यूज समय समय पर ले रहा है कि कैसे आखिर कोरोना से लड़ने के लिए इन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी तैयारी की। और ये एक विकट परिस्थिति थी जिसका सभी मिलकर सामना कर रहे थे। कई लोग अपने घर पर इसका सामना कर रहे थे, तो कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर उतरकर और लोगों के बीच जाकर हॉस्पिटल्स के नजदीक तमाम जगह पर हमने देखा कि कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच नजर आए हैं, और इस तरीके से आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। प्राइम न्यूज इसी तरीके से कोरोना वॉरियर्स के साथ जुड़ रहा है, और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं आगरा के आईजी जोन नवीन अरोड़ा, जिनसे हम बात करेंगे कि इस दरमियान कैसे आखिर जनता के लिए ऑक्सीजन, दवाई, इंजेक्शन का इंतजाम किया जा रहा है। और कई अहम सवाल उनसे हम पूछने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन पर ही सीधा सवाल उठने लगते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब होती है ऑफिसर्स के पास तो कई जिम्मेदारियां होती है। और आईजी जोन जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उनके पास एक जिले की जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास लगभग 4 जिले होते हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्हें आगे तक ले जानी होती है। तो इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे अन्य ऑफिसर्स तक दिशा निर्देश पहुंचाते हैं, कैसे आगे काम होता है, और कैसे आखिर जनता को जागरूक किया जाता है, ये सब बातें हम आईजी जोन से करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसे पहलू रहते हैं, क्या उनके सामने बड़ी चुनौतियां रहती हैं, क्या आखिर मुख्य बिंदु रहते हैं जिन पर उनको ध्यान देना होता है, और आगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना रहता है, किस तरीके से जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उन तक बातें पहुंचाई जाती है, कैसे एक्शन लिया जाता है समय समय पर। तो कई अहम सवाल आज हम उनसे पूछने वाले हैं और हकीकत जानेंगे जमीनी स्तर की। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईजी जोन नवीन अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी प्राइम न्यूज में। तो नवीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। धन्यवाद। एज आईजी रेंज मेरे पास 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एंड मैनपुरी। बिल्कुल, जैसा कि नवीन जी आपके पास 4 जिले हैं और ये अहम जिम्मेदारी होती है कि कैसे आखिर पुलिस की टीम को दुरुस्त किया जाए। ये कोरोना काल है, वैसे भी आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां रहती हैं, चाहे वो अपराधी को पकड़ना हो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हो, और अब एक और बड़ी समस्या है वो है कोरोना, जिससे आपको खुद भी बचना है और आम जनता को भी बचाना है। तो कैसे आखिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं? काफी मोटिवेटिंग भी है, क्योंकि कई फ्रंट पर पुलिस एक साथ काम कर रही है। एक समय है जब हम कोरोना या कोई विभीषिका नहीं होती है, तब हम जनरल क्राइम पे काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर देखते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस देखते हैं, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वीआईपी विजिट्स होती हैं, और वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा है। ऐसे और भी बहुत से काम है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, जनता के साथ जुड़ना होता है। उसके साथ अगर कुछ इस तरह का एक नया चीज आ जाए जिसके लिए आप शुरू में शायद प्रिपेयर नहीं होते, पर पिछले 1 साल से ग्रेजुअली पुलिस ने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है। कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लोगों से हमारा काफी 1-to-1 संपर्क हुआ है, और उनकी बेहतरी के लिए बहुत से ऐसे प्रयास किए गए हैं। आपकी जो दूसरी बात थी वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी खुद प्रभावित होंगे तो इस वो बड़ी लड़ाई में जनता की मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। और दूसरा, जब वो खुद प्रभावित होंगे तो क्वारंटीन होंगे, क्वारंटीन होने के बाद उनको आइसोलेशन में जाना है या 14 दिन तक वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैन पावर हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम लोगों ने उनको पहले ट्रेन किया, बहुत अच्छे तरीके से उनकी ब्रीफिंग की, अपने आप को बचाने के तरीके बताए, एसओपीज उनके लिए फॉर्मुलेट की, और उसके बहुत से डूज एंड डोंट्स बनाए पुलिस वालों के लिए। और जब हमें लगा कि हम प्रिपेयर हैं, फिर हम ग्राउंड पे उतरे, फिर लोगों को समझाना शुरू किया, अवेयरनेस के कैंपेन चलाए, एनफोर्समेंट की स्ट्रेटजीज बनाई, अवेयरनेस कैंपेन चले, बहुत से प्रचार प्रसार के मीडियम हम लोगों ने अपनाए। कुल मिला के मंशा ये थी कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और जनता को भी सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकें।
जैसा कि वैक्सीनेशन भी बड़ी मात्रा में हुआ है, पुलिसकर्मियों को भी वैक्सीन दी गई है, और कितने पुलिसकर्मियों को लगभग अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है? हम लोगों ने अब तक, हमारे पास 14,600 के आसपास कर्मचारी हैं इस रेंज में, जिसमें से करीब 14,000 में से 1200 केवल इस समय बचे हुए हैं। लगभग हमने 12,600 कुछ लोगों को, या 14,000, 13,500 से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीन दे दी है। और सेकेंड डोज पे भी सिर्फ 2300 लोग बचे हैं। लगभग हम लोगों ने इसमें भी 12,300 के आसपास लोगों को वैक्सीन करा दी, जिनकी फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लग गई है। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि कोरोना से ज़्यादा डेथ नहीं हुई पुलिस में। पूरे रेंज में अब तक 4 दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने अपने साथियों को खोया है। फिर भी एक 14,600 में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या इससे बचने में सफल रही है, और उनके घर परिवारों में भी हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया है। और इस समय केवल एक्टिव पुलिसकर्मियों की भी बात करें तो सिर्फ 38 पुलिसकर्मी पूरे रेंज में ऐसे हैं जो इस समय कोरोना का स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और बल्कि हमने अपने हॉस्पिटल्स भी अपने लिए व्यवस्थाएं की हैं, आइसोलेशन सेंटर और इमरजेंसी वार्ड्स बनाए हुए हैं पुलिस लाइन्स में। और उसका परिणाम ये रहा है कि इस समय जो लेटेस्ट बनने के बाद 12 लोग ऐसे थे जो संक्रमित हुए और उनमें भर्ती हुए, और 12 के 12 सकुशल बाहर आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत मेहनत की, जो वहाँ मेस चलाने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, सैनिटाइजेशन के लिए सब लोगों ने मिलकर एक समन्वित प्रयास किया, और हम इस विभीषिका से काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल। देखिए सर, जैसा कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हमने देखी इस कोरोना काल के दौरान, और इस टाइम पर पुलिस की टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम किया है लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का। किस तरीके से लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई? अंजलि जी, आपको पता होगा ऑक्सीजन सप्लाई के 2 चैनल रहे इस पूरे पीरियड में। एक से जो लिक्विड ऑक्सीजन आती थी, एलएमओ जिसको कहते हैं, जो बाहर से आ रही है टैंकर के माध्यम से, और हमारे यहाँ स्टोरेज सेंटर में स्टॉक किया जा रहा है उनको, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन हमारे पास रांची से, गुजरात से और मोदी नगर से, गाजियाबाद से आ रही है। इन तीनों के लिए जो टैंकर्स चल रहे हैं उसके लिए हमने एक पूल बनाया है अपने कर्मचारियों का। ये एस्कॉर्ट और पायलट करते हैं, गाड़ियों के साथ जाते हैं, अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं मोदी नगर से, वहां से लेके आते हैं। और एक बहुत नई चीज हम लोगों ने इस बीच में शुरू करी, जिसमें फ्लाइट से यहाँ से जो एयरफोर्स ने काफी मदद की, और एयरफोर्स स्टेशन से खाली टैंकर रांची भेजे गए और गुजरात भेजे गए, जामनगर। उनके साथ हमारे कर्मचारी गए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रैंक के लोग उन फ्लाइट्स में गए, उनके साथ गए, और वहां से बाई रोड इन टैंकर्स को लेकर आए। तो पूरे लगातार लोग 36 घंटे 48 घंटे उन टैंकर्स के साथ चलते रहे, उनकी हम लोकेशन ट्रेस करते रहे, हर जगह पे जीपीएस के थ्रू हम अपने आप को अपडेट करते रहे, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते रहे, और उसको सकुशल यहाँ ला के पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसमें हम लोगों ने 20-22 लोगों का एक पूल बनाया, गेस्टेड अफसर्स के रूप में एडिशनल एसपी, सीओ, इसके नोडल अफसर बने, और वो मिनट टू मिनट उसकी आवरली मॉनिटरिंग हो रही थी। और हमारे पास हर घंटे की ये सूचना होती है कि टैंकर इस समय कहाँ तक पहुँच चुका है। दूसरी जो ऑक्सीजन सप्लाई का एक था, जो नेचुरल वे में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बनाती है, जो उनकी मशीनें होती हैं वो एयर से ऑक्सीजन सक करती हैं और बाकी गैसें उसको हटाती हैं, और प्योर ऑक्सीजन फॉर्मेट में सिलेंडर में उसको भरती हैं, जिसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या होम आइसोलेशन में रहने वाले प्राइवेट लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे अपनी फोर्स लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल बनाना, कालाबाजारी रोकना, और सही समय से लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करना, उनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी भी तय करना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं होने पाया, सबको सिलेंडर्स मिले। जो पहले समय ज़्यादा लग रहे थे सिलेंडर रिसीव करने में, उसको भी हम लोगों ने बहुत कम किया। उनके जो सिलेंडर्स फिलर, उनके जो फिलिंग सिस्टम थे, उसके नंबर्स बढ़ाए ताकि कम समय में ज़्यादा लोगों को दे सकें। तो इस पूरे प्रक्रिया में अभूतपूर्व तरीके से काम किया गया है। बिल्कुल सर, जैसा कि इस कोरोना काल में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं, और इस दरमियान उनमें तनाव भी रहा है, क्योंकि काम का भी तनाव है, और इस कोरोना काल में अपने आप को भी बचाना है। उनको तनाव मुक्त करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए? जी, और ये बहुत जरूरी भी था। इसमें हम लोगों ने मल्टी फैसेट अप्रोच अपनाई है। अपने कर्मचारियों को हमने योगा सुबह कराया, मेडिटेशन कराया, और फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई। पुलिस लाइन में उनके लिए जो रूटीन, नॉर्मल रूटीन सेट किया। इवनिंग गेम्स कराए। दूसरी चीज़, उनके जो डाइट प्लान था उसमें डाइटिशियन से बात करके बहुत कुछ सुधार किया। सुबह उनको काढ़ा देना है,
फिर लेमन सप्लीमेंट देना है, नींबू पानी देना है, शिकंजी देना है। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड युक्त उनको फल दिए गए, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, आंवला है। खाने के साथ आंवले का अचार दिया गया और हल्दी दूध रात को दिया गया। स्प्राउट्स दिए गए और बाकी जो उसका तेल खाना था, तेली पदार्थ युक्त या वसा युक्त ज्यादा था, उसको भी डाइटिशियन से मिलकर काफी हद तक न्यूट्रिशियस बनाया गया। तो एक तो हमने उनके फूड पोर्शन को ध्यान में रखा। उनके रेजिडेंशियल कॉलोनी क्वार्टर्स में काफी बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया गया, फॉगिंग की गई, जिससे इस तरह से भी उनका बचाव होता रहे। तो उनकी क्लीनलीनेस, हाइजीन बहुत इंश्योर की गई। नगर निगम के सहयोग से, अपने सफाई कर्मियों के सहयोग से लगातार चीजों को साफ रखा गया, परिसर साफ रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग नाम फॉलो किए गए। बैरक्स में जैसा कि हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए हैं और ये तमाम बातें वो प्राइम न्यूज के साथ साझा कर रहे हैं और कुछ तकनीकी खामियां छोटी छोटी बीच में आ रही हैं। हालांकि सर, जैसा कि हम बात करें तीसरी लहर से निपटने के बारे में, इसको लेकर भी लगातार सूबे के मुखिया आपको निर्देशित कर रहे हैं और आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, इसको लेकर भी आदेश समय समय पर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से तीसरी लहर से निपटा जाएगा? कि जिस एनर्जी के साथ और जिस शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, हम लोगों के पास बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए है। और इस एज में भी शायद हम उतने एक्टिव नहीं हैं जितने सीएम साहब एक्टिव रहते हैं। बहुत से उनकी तैयारियां हैं जिसको हम लोग निर्देश के क्रम में और जाके चीज़ों को देखकर मौके पर जाकर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे ये हिंट मिल रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। बच्चों के साइज के वेंटिलेटर्स, उनके लिए नेबुलाइजर, स्टीम इनहेलर्स और ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, बेड्स की उपलब्धता क्या है, छोटे वेंटिलेटर्स हैं या नहीं, प्लस कौन सी दवाइयाँ लगेंगी, उसकी क्या तैयारी है, बेड अवेलेबिलिटी कैसे होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी, उनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्या व्यवस्था होगी। तो इन सब चीज़ों पर हमने अभी से काम करना शुरू कर दिया है प्रशासन के साथ मिलकर। और उसमें पुलिस की जो जो भूमिकाएं जहाँ जहाँ हैं उसको हम लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ा रहे हैं। एक अवेयरनेस का वृहद कैंपेन चलाया गया है, जिसमें जो निगरानी समितियाँ थी, जिला प्रशासन ने बनाई हुई थी, उसमें और भी चीज़ों को एड ऑन किया गया। एक यहाँ के कमिश्नर साहब से मिलकर एक बहुत अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें लेखपाल, कांस्टेबल, निगरानी समिति के लोग, आशा वर्कर, एएनएम और जो पंचायत सदस्य के जो वहाँ के लोग होते हैं, पंचायत सचिव स्तर के अधिकारी, इन सबको मिलाकर एक ऑफिशियल ग्रुप भी बनाया गया है, जो निगरानी समितियों के माध्यम से गांव-गांव में अपनी रीच बना रहा है और वहाँ पूरे इनके प्रचार प्रसार की चीज़ों को देखना, अवेयर करना, लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना, या अच्छे इलाज के लिए उनको प्रेरित करना, आसपास साफ सफाई रखना, नगर निगम की टीमें देख के सैनिटाइजेशन कराना। फायर सर्विस बहुत वृहद पैमाने पर सैनिटाइज कर रही है। तो एक समन्वित प्रयास से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली लहर से हम जितना बच सकें उसकी पहले से काफी अच्छी तैयारी करके रखें। बिल्कुल। और जैसा कि सर, पुलिस लाइन में भी अलग से कोविड अस्पताल तैयार किए गए हैं, सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। कैसी होंगी ये सुविधाएं पुलिस लाइन में जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं? सभी चारों जिलों की पुलिस लाइन में हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल तैयार कर लिए हैं और इसमें हमारे पास 74 बेड्स हैं इनको व्यवस्थित किया गया और इन सभी बेड्स में बेसिक सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। अगर हम इनको आइसोलेशन वार्ड के रूप में यूज करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा हमारे पास 21 बेड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई हमने इंश्योर कर ली है। तो 21 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड हैं। IMA का आगरा रेंज में सहयोग लिया गया है, उनको हमने अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया है। टेलीमेडिसिन की सुविधाएं दी हैं लोगों को कि अगर किसी को, किसी भी परिवार को भी आवश्यकता हो तो वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर से सलाह ले सकता है। अभी जो हमारी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है वामा साथी के नाम से, उसने जोन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें 4 डॉक्टर्स के पैनल बुलाए गए थे और इसमें यूट्यूब लाइव और फेसबुक, बाकी जितने भी हमारी सोशल मीडिया के साधन हैं उनसे हम लोगों ने जुड़े और एक साथ कम से कम 30,000 लोग इसमें इस प्रोग्राम को देखा। जिसमें क्वेरीज थी उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, जूम मीटिंग उसके थ्रू भी जुड़े। कुल मिला के ऐसे सारे प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको भी एक्टिवेट करें और हमारा हॉस्पिटल काफ़ी हद तक इक्विप्ड है। L1 फैसिलिटीज सभी जगह अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे हम ऑक्सीजन युक्त फैसिलिटीज के साथ L2 फैसिलिटी तक पहुंच चुके हैं। दवाइयाँ सारी हमारे पास प्रिवेंटिव जो इनका फर्स्ट एड है वो अवेलेबल हो चुकी हैं। स्टीम इनहेलर्स दिए गए हैं, फर्स्ट एड किट दी हुई है और सभी जगह हॉस्पिटल्स के हिसाब से स्टाफ की भी नियुक्ति हो रही है और जरूरत पड़ने पे ये स्टाफ हमें IMA भी प्रोवाइड करेगा।
तो अपने लोगों को भी बचाने के लिए और उनमें एक मॉरल बूस्टिंग के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी काफी एक्सरसाइज हुई है। बिल्कुल, और जमीनी स्तर पर आकर हकीकत जानी जाए, क्योंकि आपके पास 4 जिलों की जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती भी है आपके सामने, तो कैसे इस चुनौती का आप रोजाना सामना करते हैं? हम लोग 3 तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम लोगों को अवेयर करते हैं और इसमें कई सारी चीजें हैं। हम उनको बैनर्स और पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, हैंडबिल, फ्लैक्स के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे हमारे अनाउंसमेंट के लिए सीडीज बनी हुई हैं, ऑडियो सीडीज के माध्यम से हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पुलिस की 500 इस समय ऐसे हमारे पास पीए सिस्टम है, चाहे वो गाड़ियों में लगे हों या स्थायी रूप से लगे हों, जिससे हम लगातार कोविड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे सावधानियां, डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं। दूसरी चीज, हम चेकिंग और एनफोर्समेंट करते हैं, जहां पर लोगों के समझाइश के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, फिर उनके चालान होते हैं, शमन शुल्क वसूले जाते हैं और ये ट्रेजरी में जमा किए जाते हैं। मास्क और एक्टिव स्पिनिंग ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है। वेलफेयर के लिए बहुत से समाजसेवी संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जागरूकता रैलियां भी हम बीच बीच में निकालते हैं। कई ऐसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड वगैरह का हम वितरण कर रहे हैं, ऐसी सामग्री का जिसको जनता या तो खरीदने में समर्थ नहीं है या किसी कारण से खरीद नहीं रही है, प्रयोग नहीं कर रही। तो बहुत से ऐसे संगठन हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमें, किसी ने 10,000 मास्क दिए, किसी ने 5,000 मास्क दिए, कोई सैनिटाइजर दे रहा है, किसी ने 10,000 ग्लव्स दिए हैं। तो इन सब चीजों को भी हम चालान के साथ साथ वितरित कर रहे हैं। और चौथा, जैसे मैंने कहा, पुलिस कर्मियों का खुद का भी वेलफेयर हम देख रहे हैं और उनको भी इस लड़ाई के लिए तैयार रखे हुए हैं। साथ में एक ICCC जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल कोविड सेंटर है, उसमें हमने पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी रखी है। इसमें प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस और ऐसे सभी विभाग हैं जो समन्वित रूप से इस पूरी लड़ाई में एक दूसरे का साथ देते हैं और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ लोगों की मदद करने के जज्बे से काम करते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर कालाबाजारी रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें और अब तो ब्लैक फंगस की जो दवा आ रही है उसकी भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ उचित कदम आप उठा रहे हैं? आगरा जनपद में SSP आगरा से बात करके हम लोगों ने एक एंटी ब्लैक मार्केटिंग स्क्वाड बनाया है और इसके नंबर सर्कुलेट किए हैं। एडिशनल SP रैंक के एक IPS अफसर इसके प्रभारी हैं। इसमें लोगों के द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं कि कहीं भी अगर सिलेंडर्स का या रेमडेसिविर का या किसी भी प्रकार की कालाबाजारी मिल रही है, इसमें हमारी टीम जाती है, संबंधित विभाग को कई बार लेके जाती है, ड्रग इंस्पेक्टर को, मजिस्ट्रेट को, और जहां खुद भी छापेमारी करनी है, जहां किसी भी प्रकार की होर्डिंग्स हैं, जमा किए हुए हैं लोग, उनको हम वहां से निकालते हैं, उनको नीडी लोगों तक बांटते हैं। इसमें मुकदमे भी लिखे गए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब जब ये प्रयोग आगरा में सफल रहा तो फिर इसको हमने बाकी भी 3 जिलों में लागू किया और मुझे खुशी है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद है कि इसी तरीके से आम जनता की सेवा के लिए आप तत्पर रहें और इसी तरीके से आप चुनौतियों का सामना करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम बातचीत साझा की। कोरोना काल के दौरान आप किस तरीके से तमाम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ IG जोन आगरा नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने तमाम जानकारी भी साझा की और किस तरीके से आगे वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, ये भी उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। इसी के साथ इस खास बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।